हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बताइए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंजलि, अलका, सपना, हर्षिता, मुस्कान, जिया, सालू, सिंधी, शिखा, बहुत बहुत नमस्कार है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा जो चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आज से जूलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं भी जूलॉजी पढ़ाऊं। ठीक है, तो आज से जूलॉजी आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप देख लीजिए जरा क्या टॉपिक है आज का। लैक्टेशन और डबल ओ जेनेसिस जो टॉपिक है उसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है और मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं डायरी के साथ। ठीक है, डायरी से नोट्स बनवा बनवा के लिखवाऊंगा तुमको सारे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए जरा, लैक्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में डायरेक्ट सवाल आता है इससे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार। चलो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट से लिखो। सभी लोग हेडिंग डालें, जल्दी से हेडिंग डालें सभी लोग। हाँ डबल ओ कह रहा है, डबल ओ। हाँ भाई, डबल ओ नहीं होता, ऑक्सीजन O2। ठीक है, इसका सही नाम पता क्या होना चाहिए था? इसका नाम गलत लिखा है, डबल ओ नहीं था यहाँ पे, यहाँ O2 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्योंकि क्या है किताबों में भी आपको गलत लगा हुआ मिलेगा। O2 जेनेसिस कह रहे अल्ट्राटेक सीमेंट भाई साहब इसको सही करो पहले। O2 जेनेसिस करें स्पेलिंग, डबल ओ जेनेसिस, O2 जेनेसिस। और O2 से हमें क्या होता बताओ? O2 हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कह रहे चीटिंग है ये। भाई कौन सी चीटिंग है भैया? जूलॉजी आज से हम पढ़ाएंगे। लिखे जरा, हेडिंग डालें जरा, लैक्टेशन। सभी लोग, अरे सच में मैं पढ़ाऊंगा, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ O2 जेनेसिस हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम। मेरी क्लास है, क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा। मैंने हेडिंग भी डलवा दी, देखो। मैंने ओ जेनेसिस की जगह दो कर दिया ना, O2 जेनेसिस। लगना तो चाहिए केमिस्ट्री है इसमें भी। बेटा बायो भी केमिस्ट्री ही है एक तरीके से, समझ लो। हाँ आज मैम, मेरे नोट्स का क्या होगा जो मैंने बनाए थे? ओहो हाँ यार देखो, ऐसी और क्या? नौकरी नौकरी है नहीं, हाँ है ना, देश में कम है। ऊपर से सर मेरी नौकरी, यार सर नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं खा रहा, मैं बस एक चैप्टर पढ़ाने आता हूँ, बस यही वाला, देखो। देखो। हाँ, अभी हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए थे। बिल्कुल। और पंकज सर बुलाएंगे उनको। पंकज सर क्या पढ़ा रहे थे आप इसमें? मैं इसमें से देख रहा था कि O2 जेनेसिस की वो डेफिनेशन क्या है, वो लिखवानी थी ना बच्चों को। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बच्चे है ना, बोर्ड में कैसे लिखोगे, लिखना भी तो जरूरी है। सही ठीक बात है, है, बिल्कुल। तो एक हमारे पास क्लास 12th का बच्चा आया हुआ है, और 600 से ज्यादा इसके नंबर आ रहे हैं, और पिछली बार के 700 नंबर इस बार के 600 नंबर के बराबर है। आप लोगों को पता है पेपर कैसा आया, तो उसी बच्चे से अपन मिलते हैं। ठीक है, आओ बेटा महाराज। घर वालों ने इनका नाम महाराज इसलिए रखा था आज के दिन के लिए। ठीक है, आओ इधर बीच में आओ। आ जाओ। हाँ ये अपने अर्जुन और लक्ष्य का बच्चा है। हाँ, अर्चना और लक्ष्य दोनों से पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, और इनसे जानेंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और इस डायरी में ना इनने कुछ बहुत बढ़िया चीज लिखी है, जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हम महाराज से पूछेंगे 11th 12th में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्लास 12th में कोई 11th का बैकलॉग था नहीं था, इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे। तो पहले तो एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा ऑनलाइन में एक्सपीरियंस आपका? सर जैसे 11th में मैंने अर्जुना से तैयारी स्टार्ट की एक फ्रेंड के कहने पे। तो फिर उसमें मैं रेगुलर मतलब लाइव लेक्चर अटेंड करता था, लेकिन अगर कुछ रह जाता था तो शाम को रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था रहता था, लेकिन अगले दिन के लिए बैकलॉग नहीं रखता था। सही है। मतलब दिन का दिन नोट्स एंड डीपीपीस कर लेता था मिनिमम। सही है। और जब 11th से तुम 12th में गए तो कोई बैकलॉग लेकर के गए थे क्या? बैकलॉग था क्या? नहीं, एज सच कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं था। केवल एक चैप्टर था बेब्स फिजिक्स में, वो थोड़ा सा वीक जरूर रह गया था, लेकिन एज सच कोई लेक्चर बैकलॉग नहीं था। लेक्चर्स सब हो चुके थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में। सही है। रहने वाले कहाँ के हो एक बार बता दो जरा। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश हाँ, में। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। और सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। पहले थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू। आप यही इच्छा है हमारी कि मतलब आप भी
ईयर में बहुत मेहनत करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ आए। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्लास 12th के साथ सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड भी देना है, पेपर भी देना है, तो बहुत दबाव रहता है आपके ऊपर। और इसी दबाव में अगर कोई निखर के आता है ना, तो वही सही सच में महाराज कहलाता है। ठीक है। नीट और बोर्ड का जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस हमें हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, जो कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पूरी साल में दे तो आप लोग कर सकते हैं। और जैसा कि जैसे बोर्ड में 97% मैंने स्कोर किए हैं, तो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, सर के नोट्स पढ़े थे। उनके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। लक्ष्य मैथ से आपका सारा खेल हो जाएगा, है ना। यस सर, बोर्ड भी हो जाएगा, नीट के साथ साथ बोर्ड भी हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी है और हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इंग्लिश तो बच्चों की, अरे सारे अंग्रेज है भाई, सारे हमें अंग्रेजी सिखाते हैं। और क्या अभी मैंने इन्हीं से पूछा था कि ओ जेनेसिस क्या है, ये कह रहे हैं हाँ जानते हैं हम। फिर मैंने O2 बोला, कह रहे हैं आप सही है। इंग्लिश के अच्छा ये बता, इतने टफ सर, अभी सर और मैं बच्चे से पीछे बात कर रहे थे, तो ऐसा पेपर था, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा, तो जब अटेम्प्ट करा था तो तुझे भी तो ऐसा फील हुआ होगा ना कि ये कैसा सा हो गया है, फिर कैसे सब कुछ मैनेज हो गया? जैसे जब मैं टेस्ट वगैरह देता था तो घर के इन्वायरमेंट में मतलब एक सेफ फीलिंग थी, कोई कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा नहीं थी, और मतलब अच्छे से हो रहा था। लेकिन वहाँ जब गए तो एक संग अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, फिजिक्स बिल्कुल हो रही थी, लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह। तो पहले तो बहुत पैनिक हुआ कि मतलब क्या हो पाएगा, 2 साल की मेहनत बर्बाद तो नहीं चले जाएगी। लेकिन उसमें बस यही है कि मैं सुबह मतलब कल, जैसे अगर कल पेपर है तो आज शाम को ही मैं सोच के गया था, कुछ भी हो जाए लास्ट तक एफर्ट मारना है, और मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, बस एफर्ट मारते रहना है। 3 घंटे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद में जो भी होगा, रोना पीटना जो भी होगा उसके बाद में देख लेंगे। और इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताता हूं, क्योंकि ये सच में जो इसने लिखा है ना इसमें, और पेपर इसी तरीके का आया था, तो जिसकी ऐसी सोच थी, जो इसने ये एक दिन पहले से ये लिख के गया था, है ना। एक दिन पहले की कहानी क्या है इसकी, कि सुबह 7 बजे उठना है, फ्रेश एयर, डेली एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट, टेम्पल, ड्रेसअप और मंजिल की ओर प्लस एक वाटर बॉटल। ये मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ। बहुत अच्छी बात है ये। अगर कुछ छूट गया है तो एक बार देख लेंगे, नहीं तो गाने सुनेंगे। देख रहे हो आप, मतलब किस तरीके से तैयारी है। 1 कप चाय पियेंगे और कोई नेगेटिव थॉट नहीं होगा, फुल फोकस, कूल माइंड, कामनेस के साथ एवरी क्वेश्चन रीड करना है, और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब आप देख रहे हो, इसी टेम्परामेंट के साथ जो बच्चा पेपर देने गया था उसी के ही नंबर आए हैं, वही सिलेक्ट हो रहा है ना। और आगे देखो कि OMR फिलिंग हर एक सेक्शन के बाद करूंगा, ठीक। और इसने लिखा हुआ है कि आंसर को रीचेक भी करूंगा, ठीक, और पेशेंस के साथ करूंगा, नॉट इन हरी। ये सब मतलब बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। और एग्जाम के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्ट बाइक पे बैठूंगा, गाने सुनूंगा और पार्टी करूंगा। देख रहे हो आप? तो ये बहुत बढ़िया चीज है। माइंडसेट, बच्चे का जो माइंडसेट है ना बेटा, तो ये एग्जाम से पहले ही ना आधी जंग जीत चुका था, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे टेम्परामेंट के साथ में गया था, और इस बार का पेपर आपका ये सारे टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ चेक कर रहा था अलॉन्ग विद योर नॉलेज। ये जो लिखा हुआ है, हमें पढ़ के इतना मोटिवेशन हुआ कि भाई सच में यही टेम्परामेंट का वही बच्चा होगा, उसी के ही नंबर 600 से ज्यादा आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे तुम्हारे यूजुअली? सर मॉक टेस्ट में 700 भी आ जाते थे, और मतलब कम भी रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें भी जैसे कोई क्या कहते हैं, होता नहीं है कि डिप्रेशन वाली फीलिंग, वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th में मेरे 620, 630 इस तरह से थे। लेकिन फिर थोड़े और एफर्ट्स डाले तो जो 12th आया उसमें 650, 660 के अराउंड पहुंच गए। फिर उसके आगे मतलब 660, 70, 80, 90 और 700 उसी के अराउंड रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि लो अब तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी पूरा 1 ईयर बाकी है। सही बात है। और मतलब ऐसी स्टेज पे आप नहीं हो कि अब बस कुछ करना है। आप अभी बहुत अच्छे से भी करो तो भी बहुत समय है आगे आपके लिए। और रही बात की जैसे बहुत से लोग बोर्ड्स के लिए टेंशन लेते हैं, ऑब्वियसली टेंशन होनी भी चाहिए, सही बात है। तो उसमें बस यही कहना है कि आप बस नोट्स, MR सर के नोट्स, समाप्ति मैम के, और जो भी केमिस्ट्री टीचर्स हैं जैसे पंकज सर, मोहित सर एंड जितने भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हो बेसिकली बैच में, जी, उनके मतलब उनके नोट्स फॉलो करो, उसी से क्वेश्चन
आ जाता है, मतलब आता ही है, आ जाता नहीं है, आता ही है। और अगर बात करें जूलॉजी बॉटनी की, क्योंकि बायो में हमें लिखना पड़ता है उसमें, तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो इतने अच्छे से आपको थ्योरी भी लिखवाते हैं कि आप उससे कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा। बायोलॉजी में कितने आए थे तेरे? मैम 346 और जूलॉजी में? 175। वेरी गुड। एक क्वेश्चन ये जो ऊजेनेसिस का है। टॉपिक लिखा हुआ है बस हाँ। इसी से गलत हो गया, क्योंकि उसमें 4-5 स्टेटमेंट थे और बहुत जल्दी में करना था। हाँ। तो इतना मतलब माइंड का नहीं किया। कुछ ऐसा ब्लैंक टाइप का हो गया कि वो एक शब्द नहीं देखा। जैसा कि आज मैम आपको पढ़ाएंगी, मैम उस बात पर बहुत फोकस करती हैं, 3-4 बार मुझे भी बताया था, लेकिन अब वो पेपर में हो गया तो कोई नहीं, पर ओवरऑल बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आए यार। और बहुत बढ़िया रिजल्ट था तुम्हारा। और अभी आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी ऑब्वियसली दिखोगे, लेकिन जो लक्ष्य वाले बच्चों को आपने मोटिवेशन दिया, बहुत बढ़िया। हाँ। अपनी तरफ से कुछ इनको गाइड करना चाहते हो, कुछ सजेशन अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हो? ये तो हमने आपसे सवाल पूछा, आपको अंदर से जो लग रहा हो इन बच्चों को ताकि ये 12th के साथ साथ सिलेक्ट हो जाए। बस मतलब इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आप स्क्रीन के उधर बैठे होते हैं तो आपके मन में बहुत अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि होगा नहीं होगा, या मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सी चीज़ें चलती हैं कि मुझे बोर्ड में मैनेज करना है। लेकिन अगर एक बार बिना कुछ सोचे, कि जैसे अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक गोल बना लेते थे कि इतना करना है इतने टाइम तक, वो उसे फिर बिना सोचे उतना करना था। अब जब वो हो जाता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा निगेटिव थॉट्स नहीं है, बस कूल माइंडेड होके पेपर की प्रिपरेशन करो, और मतलब उस दिन तुम्हें कैसा परफॉर्म करना है वो पहले से अपना प्री प्लान रखो। टेस्ट के लिए ऐसा है कि टेस्ट छोड़ो मत, चाहे मतलब जो भी हो आपको बिल्कुल। इसने सारे टेस्ट दिए थे, मुझे बता रहा था। अर्जुना 1, अर्जुना 2, अर्जुना फास्ट ट्रैक, सबके टेस्ट दिए हैं तूने? यस मैम, 11th में तो सभी के दिए थे। 12th में ये था कि थोड़ा बोर्ड्स भी मैनेज करना पड़ता था, तो लेकिन अपने बैच के सभी टेस्ट दिए हैं। और जैसे अगर 11th वेस्टेड की बात है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मतलब अच्छा खासा टाइम होता है। बस अभी यही इनका है। सिलेबस भी सही टाइम पे खत्म हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, तो वो भी कवर हो जाएगा, बैकलॉग वगैरह भी क्लियर हो जाता है सर। हाँ और भाई रेगुलर स्कूल, भाई नवोदय में है, तुम लोग एक्सक्यूजेस देते हो। क्लास स्कूल के साथ में इसने ऑनलाइन पढ़ाई मैनेज करके इतने अच्छे, इतने अनप्रिडिक्टेबल पेपर में इतने अच्छे नंबर लेके आए। तो आप लोग कर सकते हो बेटा, आप भी स्क्रीन के उधर से इधर आ सकते हो। जरूर, क्योंकि मतलब उसका एक शेड्यूल होता था पूरा हॉस्टल का, मतलब सुबह से शाम तक आपको क्या क्या करना है, उसमें से अगर टाइम निकाल के किया जा सकता है तो ऑब्वियसली मतलब जरूर हो सकता है। अच्छा, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे थे क्या? नहीं, सोशल मीडिया मेरे पास व्हाट्सएप था, और लास्ट टाइम पे जब पेपर मतलब होने वाला था, करीब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, मैंने वो भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि किसी का मैसेज आ जाता था, रिप्लाई करना पड़ता था, तो फिर वो कम से कम 10-5 मिनट तो ले ही जाता था। तो इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है, अगर चला भी रहे हो तो भी नहीं चलाना है। नहीं चलाना, मतलब नहीं चलाना है। बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या है, मैं अभी एक बच्ची से मिलने गया था जयपुर, तो वहां पर एक मम्मी मिली जो बहुत तारीफ कर रही थी ऑनलाइन की। तो काफी पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे अभी इस समय, है ना? तो पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहते हो, और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा बताओ। फिर उसके बाद पेरेंट्स को भी थोड़ा सा किस तरीके से सपोर्ट रहा है घर वालों का तुम्हारे लिए? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो बहुत मेरे ऊपर उन्होंने प्रेशर नहीं डाला है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन पर अगर प्रेशर ना डाला जाए तो वो मतलब नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करना चाहते। मेरा ऐसा था कि मुझे करना ही था, अपने लिए करना था, मतलब किसी और का मुझे बैच लेने के लिए बस फ्रेंड ने एडवाइस दी थी, मतलब घर वाले ने उतना फोर्स नहीं किया कि तुम अभी से ही तैयारी शुरू करो, लेकिन जो भी करना था अपने लिए करना था। आप ये सोचो कि मतलब मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे अपने परिवार की जो भी कंडीशन है उसे चेंज करना है, तो बस उसी अगर वो मोटिवेशन होगा तो आसानी से मतलब फिर उसके आगे कोई मोटिवेशन चलता ही नहीं है। हाँ, हम हमेशा ये बोलते हैं सर, आप ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है बेटा। और अपने आप को अगर आप आगे देखना चाहते हो, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो देखो परिवार को, माँ बाप को देखो, और वो सबसे बड़ा मोटिवेशन बनना चाहिए आगे। हाँ, उससे बड़ा मोटिवेशन अपने लिए करना है, मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना है।
तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये थ्रू आउट द सेशन पंकज सर, मैं मास्टर, सारे लोग तुम्हारे डाउट्स कैटर करते हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। अभी जो बच्चा बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, और ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम बताएंगे, क्योंकि सर वो वेरी करती है। ये स्कूल में पढ़ता है तो इसका अपना अलग टाइम टेबल होता है, कोई कुछ और कर रहा है तो उसका अलग टाइम टेबल है, तो वो तो बेटा वेरी करता है। बट तू कितने घंटे पढ़ता था वैसे? मैम जैसे जो लक्ष्य होता था कि मतलब क्या है कहते हैं, टारगेट जो होता था वो हम दोनों का 12 घंटे ही होता था। अच्छा। मतलब मेरा और जो दोस्त था उसका अच्छा। 12 घंटे होता था, लेकिन कभी स्कूल के शेड्यूल से 9, 10, 11 और कभी कभी 12 उससे ज्यादा भी हो जाते थे। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 9 से 10 तक रहना चाहिए। जेईई मेन दिया था तुमने? जी जी। अच्छा, कितने परसेंट आए थे उसमें, परसेंटाइल? 98.15 थे। बताओ, जेईई मेन भी बच्चे देते हैं नीट वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री को चेक करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। और जैसे रही बात टाइम टेबल की, बच्चे पूछ रहे हैं, तो टाइम टेबल कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 6 बजे उठेंगे 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन मतलब लेना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना है, तो उसके लिए आप जब भी खाली हैं तब पढ़िए। मतलब ये ऐसा लग सकता है कि हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है ये वो, तो वो हम यही कहना चाहेंगे कि 2 साल तक अगर सोशल लाइफ छोड़ दी तो फिर बाद में बहुत सी सोशल लाइफ मिल सकती है। सही बात है यार, ये एकदम सही कह रहे हो। यही मोटिवेशन था मेरे लिए कि बस 2 साल मेहनत कर लो, मतलब कुछ दिन और कर लो, कुछ दिन और कर लो, इस तरह से 2 साल तक कर लो, फिर उसके बाद में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब कॉलेज बहुत कुछ दे देगा। सही है, बहुत बढ़िया यार। मैम आपको कुछ पूछना है? नहीं, मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि आप आए क्लास में, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, स्क्रीन के उधर से इधर, और बहुत सारे ऐसे सपोले वहां से इधर आएंगे। बिल्कुल आएंगे अभी आएंगे यहाँ। हाँ, और हमने चाय पार्टी भी कर ली, जो तुम पूछ रहे थे, भी बताऊंगी। चाय तुमने पहले भी। हाँ और ये डायरी तो भाई साहब बहुत खतरनाक लिखी है। हाँ, सर ने तो पूरी आगे से एकदम एंड तक सारी चीजें सर ने देख ली है। बस लास्ट में यही है कि जो भी टीचर्स कहें उसे फॉलो करो, और मतलब एक्सक्यूज देने की बजाय नहीं कि अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ, उससे सलाह लो, लेकिन अच्छा दोस्त। हाँ, अच्छा रियल वाला सपोला नहीं होना चाहिए सर, स्नेक। उससे सलाह लो, एक दूसरे को गाइड करो, और बस यहाँ आकर खड़े हो जाओ। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आप लोगों को भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है आगे आने वाले समय के लिए। नहीं, पर पंकज सर आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी आज की क्लास तो पंकज सर लेने वाले हैं। आज हमारा ऑटोजेनेसिस और लैक्टेशन सर पढ़ाएंगे। मैं जा रही हूँ क्लास छोड़ के, और सर कंटिन्यू करें। बायोमोलिक्यूल चालू कर दूंगा। सर आपको बायोमोलिक्यूल टेस्ट लेना चाहिए बच्चों का। मैं बायोमोलिक्यूल पे आ जाऊंगा। बच्चे पढ़ के आए सर, आप टेस्ट लीजिए कि इन्होंने कितना अच्छे से पढ़ाई की है। देखिए आप ये संभलेगा नहीं मेरे से। क्या कहते हो सपोला, आज सर को भी हम यहाँ पे तो इंजीनियर, ऊपर से आप बायोलॉजी जूलॉजी में भी ले आए, मतलब बायोलॉजी के अंदर ही चलेगा आप तो जूलॉजी में। बहुत मुश्किल है भाई साहब। अरे सर ने अपना, मैम आप पढ़ाओ, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से। बाय बाय। सर ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। बाय 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 यार, ऑल द बेस्ट। यस, चलिए इसी बात पे, ये क्या हो रखा है यहाँ गाइस? गाइस व्हाट इज दिस गाइस? ये क्या हुआ है ललित? बच्चे कहेंगे अचानक मैम को क्या हो गया है? ये इतने सारे अल्फाबेट्स टाइप हो गए हैं क्या? माय गॉड्स, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई कांट डू अनडू। अब बोर्ड खराब हो गया है तो बोर्ड को खराब रहने देते हैं गाइस। हम करेंगे क्लास की शुरुआत। देखो यार, मजाक मस्ती अपनी जगह। कहाँ गया पेन, कहाँ गया भाई? यस, हियर इज द पेन, हियर इज द मैम। वाओ यार सुनो, एक बात तो मैं बताती हूँ। टॉपिक है हमारा लैक्टेशन oogenesis, ठीक है ना? लेक्चर नंबर 9 है, और आपकी जो सबसे प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम है, ठीक है ना, जिनको आप इतना प्यार देते हैं कि मैं क्या बताऊं बेटा, बताना तो पड़ेगा बेटा। आज के दुनिया में ना प्रूफ देना पड़ता है भाई हर चीज का, ठीक है ना? तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं सबसे पहले तो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, और बहुत सारे सपोले इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़ चुके हैं तो बेटा मत जोड़िए, बाहर में जाइए, क्योंकि इसमें मैं हमेशा आप लोगों को रात में एक सीरीज मैंने चालू की है, ऑडियो पॉडकास्ट। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका बेटा बहुत बार रिवीजन में ऑलरेडी क्लास में कराती हूं, बट मैं टेलीग्राम पे भी रिवीजन कराती हूँ। यस गाइस, आपसे ज्यादा प्रिपरेशन तो मैम कर रही है नीट की।
तो मैम क्लास में रिवाइज कराती हैं, समाप्ति एक्सप्रेस कराती हैं, सब कुछ कराती हैं, फिर टेलीग्राम पे जाके रात में भी रिवाइज कराती हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो मत कीजिए, योर लॉस ब्रदर एंड सिस्टर्स। हम शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर। यार सुनो, कुछ पहले तो मैं समाप्ति एक्सप्रेस कराऊंगी, आज का टॉपिक चालू कराऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात मैं आप लोगों से, अच्छा अभी तो पहले हफ्ते की पहली क्लास है ना, तो 2-3 बच्चे बेटा मेरे से मिले जिनके एक्सपेक्टेड स्कोर्स, जैसे इसका 620 या 628 इसके बीच में बन रहा है। वैसे एक और बच्चा आया था, वो भी अर्जुना और लक्ष्य का सपोला था, और उसका नाम है राजवीर, तो उसका भी एक्सपेक्टेड स्कोर 611 से 616 के बीच में बन रहा है। और जब भी मैं आप लोगों से सच्ची बता, कह रहा है पेड प्रमोशन, व्हाट पेड प्रमोशन है? टेलीग्राम पे कौन सा पेड प्रमोशन होता है भाई साहब? तुम पैसे कमा रहे हो क्या वहां से कुछ हैं? भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं ही पेड प्रमोशन कर रही हूँ। वाह 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 वाह, नाइस, इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास। अब मेरी बात सुनो, बच्चों से जब हम मिलते हैं और आगे जब रिजल्ट आएगा, और या कुछ मैंने वीडियोस उसके साथ बेटा उसके जेन्युइनली उससे कुछ बातें की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हमें जेन्युइनली ऐसा फील होता है। खास करके मैंने तो आपको बेटा अर्जुना में भी पढ़ा है, मैंने आपको लक्ष्य में भी पढ़ा है, तो मेरा 2 साल का ये जर्नी है आपके साथ में। और जब मैं उस बच्चे से मिली या आज मैं महाराज से मिली, तो जब आप लोग हमें आके वो सारी बातें बताते हैं ना कि मैम आपने याद है क्लास में ये बोला था, आपको याद है आपने क्लास में वो बोला था, अपने नोट्स दिखाते हो जब आप लोग, तो हमें जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी लोगों को ये, मतलब देखो यार, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना बेटा, उसको पता है कि क्लास में हम कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं और कितनी मेहनत से आप लोग भी पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चे को ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि बेटा आज का पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है कि टीचर को पढ़ाना भी पड़ता है, फिर जताना भी पड़ता है आके, सब कुछ दिखाना भी पड़ता है आके कि भैया हमने पढ़ाया है, ऐसा है वैसा। क्योंकि मैंने एक अभी नीट का पेपर का भी बेटा वो लिया था, आई थिंक कि जो पढ़ाया वही आया, और उसका रीजन ये नहीं था कि मैं अपने बच्चों को बता रही हूं, अपने बच्चों को, क्योंकि अपने बच्चे जो पढ़े हुए हैं बेटा उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बेटा, एक क्वेश्चन इससे ऊजेनेसिस का गलत हो गया था, सारे क्वेश्चंस इसने सही किए थे। बट कई बार बेटा, कई बार जरूरत होती है ना, बच्चों के लिए जरूरत नहीं होती है, कहीं और किसी और के लिए जरूरत होती है कि बताना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो यही वाली बात है। लेकिन हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत मेहनत से आप लोगों को क्लास में पढ़ाएं, और आप लोगों का रिस्पांस भी बेटा उतना ही अच्छा रहता है। और मैं बोल रही हूँ ना, उस राजवीर की मम्मी भी आई हुई थी, और उसकी मम्मी ने बोला मैम आपका लेक्चर में देखती थी, जैसे मैं इसको घर में सपोला बुलाती थी। तो मैंने कहा यार ये होती है ना बात कि पेरेंट्स भी कितना इन्वॉल्व होते हैं लेक्चर के अंदर। जब हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स भी कितना इन्वॉल्व होता है। आई एम श्योर कि आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमारा लेक्चर बैठ के देखते होंगे, है ना। अभी एक बच्ची थी, आकांक्षा नाम है, आई थिंक, इफ आई नहीं, दीपशिखा नाम है, और उसके बोर्ड्स में 99.6 परसेंटाइल आए हैं, तो मैं परसेंटेज आए हैं। तो मैंने अभी उससे एक जूम पे मेरी उससे बातचीत हो रही थी, तो उसमें भी उसकी मम्मी यही बोल रही थी कि मैम हम देखते थे आपका लेक्चर, आप जब भी मोटिवेट करते थे बच्चों को, हम आपके लेक्चर के बाद का गाना भी सुनते थे, है ना। तो आई रियली फील लव्ड, आई रियली फील लव्ड बेटा, एंड आई थैंक यू गाइज कि आप लोग इतने अटेंशन से क्लास सुनते हैं। और अब हम क्लास बेटा शुरू भी करेंगे, पढ़ाई वापस से चालू करेंगे। बच्चों से मिलाना आपको जरूरी होता है बेटा, बच्चे जो आपकी जगह पे थे कभी, वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो दैट्स, वैसे तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल रही हूं कि वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम का यूटिलाइजेशन होता है, सही टाइम का यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे बच्चों से इंस्पिरेशन लेना जो आपकी जगह पे थे, और उनसे ये सीखना, उनसे ये जानना कि आज वो कैमरे के इस साइड कैसे आए हैं। इट्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और एक बात और बताऊं सब बोलो तुम लोग को, फिर शुरू करूं अपना लेक्चर। हाँ, तो एक बात और मैं ये बताना चाहती हूं, वैसे आप लोगों को पता होगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती कि हमारी जूलॉजी की क्लास की अटेंडेंस तगड़ी होती है बेटा, ठीक है ना। तो इतनी हाईएस्ट अटेंडेंस जो आप लोगों की होती है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसका पूरा क्रेडिट बेटा मुझे जाता है, ठीक है। यस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास आते हैं और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसी से बेटा हाईएस्ट अटेंडेंस आती है। और अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं तो आप एक बहुत सही रास्ते पे हैं। मैं हमेशा बोलती हूं कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को इतनी शिद्दत से फॉलो करता है ना,
जो ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल वैसे ही लेता है कि ये मेरा शेड्यूल है और मुझे इसको ऐसे ही फॉलो करना है। जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है वो एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। और जिसने बेटा आज की क्लास की, कल नहीं की, परसों की, फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर 4 दिन की, फिर 5 दिन छोड़ दी, तो ये सही तरीका नहीं है प्रिपरेशन का। तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलर क्लास में आते हैं एंड आई लव यू ऑल सपोलो। इसी बात के साथ में बेटा अब हमारे जितना भी टाइम बचा है हमें फुल एनर्जी के साथ में, फुल जोश के साथ में तैयारी करनी है। जैसा बच्चा बता रहा था कि मैम ओजेनेसिस में आपने ये वाला पॉइंट बताया भी था और बोला था कि 2 बार मैम इसको ध्यान से देखना, बट मेरे से एग्जाम प्रेशर है बेटा, कई बार हो जाती है चीजें, बट फिर भी उसने बेटा सिर्फ एक ही गलत किया, एक 176 मार्क्स है ना, मतलब 175 मार्क्स आई थिंक नेगेटिव किया होगा या तो छोड़ दिया होगा। तो बहुत अच्छी बात है। और इसी बात के साथ में हम बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, जो हमने पिछली क्लास में जहां से छोड़ा था अब हम बेटा शुरू करेंगे और थ्रू आउट अब हम मन लगा के जितना टाइम बचा है बढ़िया पढ़ाई करेंगे। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट आपको मैं गाना सुनाऊंगी, अब जितना टाइम बचा है ओनली अटेंशन के साथ में पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा। यस एवरीबॉडी, आर यू ऑल रेडी? यस एवरीबॉडी, शुरू करते हैं बेटा। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हालांकि आप लोगों के मैंने कमेंट्स देख लिए थे, आज हमें एक बहुत खूबसूरत एनिमेशन भी देखनी है लैक्टेशन से रिलेटेड। तो क्या आप लोग तैयार है बेटा? नोटबुक बंद कर लीजिए और बेटा फुल अटेंशन के साथ में एक बारी रिवाइज कीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था बेटा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में, और हमने मैमरी ग्लैंड्स को बोला था, अच्छा मैमरी ग्लैंड्स के अलावा मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको एक सेक्शन भी दिखाया था, और वो बहुत अच्छा सेक्शन दिखाया था मैंने, जिसमें अक्सर बेटा लेबलिंग गलत होती है। उसकी 3D एनिमेशन भी मैंने आपको दिखाई थी। तो समाप्ति एक्सप्रेस में एक बारी बेटा इसकी मार्किंग करके बताओ ना मुझे। वैसे तो मैंने ये लास्ट में आपकी प्रैक्टिस करवाई दी थी, बट फटाफट से एक बारी बेटा मार्किंग मुझे बताओ। जैसे ये वाला क्या है बेटा, ये यूटरस है कि नहीं, ये यूटरस है कि नहीं बेटा, है ना। और ये क्या है बेटा, आपका यूरिनरी ब्लैडर है कि नहीं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है बेटा, ये वो कार्टिलेज है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, है ना। ये क्या है बेटा, ये लेबलिंग की हुई ना, ये क्या है बेटा, इसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। दिस इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना। क्लिटोरिस हो गया बेटा, ये बोर्ड को पहले से मौत आ रही है। ये जो बाहर की ये आपको फोल्ड दिख रही है, फोल्ड ऑफ स्किन विद प्यूबिक हेयर, फैटी टिश्यू भी होता है कवर्ड विद स्किन, दिस इज कॉल्ड एज बेटा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे जो चीज है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। बाहर वाली मेजोरा है, अंदर वाली माइनोरा है, और माइनोरा के जंक्शन पे तो होती है बेटा क्या, क्लिटोरिस। माइनोरा की जंक्शन पे तो होती है क्लिटोरिस। ये यूरिनरी ब्लैडर है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो मैम ये क्या होगी, ये होगी यूरेथ्रा। अब कोई लेबलिंग गलत नहीं करेगा बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, ये वेजाइना की ओपनिंग है, इसे वेजाइनल ऑरिफाइस कहा जाता है। ये एनस है बेटा, दिस इज एनस, ठीक है ना। दिस इज बेटा वेजाइना, दिस इज बेटा सर्विक्स, एंड दिस इज बेटा रेक्टम। क्या यहां तक किसी को कोई दुखद समस्या? यूटरस से गया सर्विक्स, सर्विक्स से गया वजाइना, वजाइना से गया वजाइनल ऑरिफाइस। रिवाइज हो गया। आई थिंक इसमें बेटा आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया नीचे क्यों बनाया हुआ है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पहले मैं रिवाइज कराती हूँ, फिर मैमरी ग्लैंड पे आती हूँ। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेटा एक बार रिवाइज करते हैं। मॉन्स प्यूबिस होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस से निकलता है पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, paired fold of tissue covered with skin, that is called as labia majora having pubic hair. labia majora के नीचे होता है labia minora. labia minora भी paired होती है। labia minora के upper junction पे होता है clitoris. clitoris tiny finger like structure, erectile tissue होता है, homologous होता है बेटा किसके बेटा, penis के homologous होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में अतिरिक्त ज्ञान में आपको लिखवाया भी था। और फिर आपने पढ़ा बेटा वजाइना में पार्शियली एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। हाइमन बेटा यूजुअली इट इज ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और फर्स्ट कॉप्युलेशन, पर जरूरी नहीं है कि हाइमन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से टूट जाए, हो सकता है वो अदर रीजन से भी टूट सकता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, हेवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स। जो उस दिन मैं आपको बता रही थी कि पीरियड्स में ऐसी भी चीजें आज की डेट में फीमेल्स यूज करती हैं, तो उसको वेजाइना में डालना पड़ता है, तो वेजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है, तो कई बार हाइमन टूट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं हाइमन इज नॉट द 100% प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। It's not a complete proof of virginity because hymen can be broke due to other reasons, जो मैंने आपको उस दिन
समझाया था, ठीक है ना। दिस इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर हमने मैमरी ग्लैंड स्टार्ट किया। मैमरी ग्लैंड क्या होता है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, और ये बेटा प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स पर। एक बार इस सेक्शन को मेरे साथ में रिवाइज करोगे सब बोलो। तो हमने मैमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर बनाया था, हमने बोला इस तरीके का सजाइटल सेक्शन था, ये रिब्स का कट एंड था, रिब्स का कट एंड था। और मैंने मैमरी ग्लैंड में बेटा एक चीज बताई थी ना कि मैमरी ग्लैंड को हम कहते हैं उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, उसमें एडिपोस टिश्यू होता है, फैट होता है। फैट जो होता है वेरिएबल होता है एंड फैट पर डिपेंड करता है द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड। फिर मैंने आपको कहा था जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या क्या आता है? लोब्स आते हैं, मैमरी डक्ट्स आते हैं, मैमरी टिब्यूल्स आते हैं, ठीक है ना। मैमरी ग्लैंड के सेक्शन में ग्लैंडुलर टिश्यू में तुमने देखा ईच ब्रेस्ट या ईच मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स, जिनको मैमरी लोब्स कहा जाता है, जिसका फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो मैमरी लोब्स हैं बच्चों, इन लोब को जरा अंदर से झांक के देखते हैं। तो मैं एक जूम करके ही डायग्राम आपको साइड में बना के बताती हूँ। मैमरी लोब के अंदर होते हैं बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, जिन मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को बोला जाता है मैमरी एल्वियोलाई। सारे बच्चे बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करो इस चीज को। मैमरी एल्वियोलाई होते हैं कि नहीं मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर? तो मैंने ऐसे मैमरी एल्वियोलाई बनाए बेटा। एल्वियोलाई का आज स्ट्रक्चर में और जूम करके आपको बताऊंगी। बेटा कभी भी इस रेस में मत रहना कि खत्म करना है टॉपिक, खत्म करना है, नहीं, समझना है बेटा। इस रेस में रहो कि हर एक चीज समझ में आए। जितनी भी अतिरिक्त ज्ञान के पॉइंट्स बता रही हूं, कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो ऐसे मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम, जिन्हें मैमरी एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई में मिल्क बनता भी है, एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैमरी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से बेटा छोटी छोटी डक्ट निकली थी, उनको क्या बोला? मैमरी टिब्यूल। इनको मैमरी टिब्यूल बोला। मैमरी टिब्यूल्स मिलके बेटा क्या बनाती है? मैमरी टिब्यूल्स मिलके जिस चीज को बनाती है वो होती है मैमरी डक्ट। तो मैमरी टिब्यूल्स ने मिलके बनाया मैमरी डक्ट, और मैमरी डक्ट मिलके क्या बनाती है? ऐसा सा एक आगे डक्ट का वाइड पार्ट आता है जिसे बोला जाता है मैमरी एम्प्यूला। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे मैमरी डक्ट्स बेटा फ्यूज करती है तो बनता है मैमरी एम्प्यूला। मैमरी एम्प्यूला, मैमरी डक्ट आपस में यूनाइट करती है तो बनता है मैमरी एम्प्यूला। मैमरी डक्ट आपस में यूनाइट करती है तो बनता है मैमरी एम्प्यूला, और मैमरी एम्प्यूला निपल्स के थ्रू ओपन करती है आउटसाइड थ्रू निपल्स। और ये जो डक्ट कहलाती है जो एम्प्यूला से आगे है, इसे बोला जाता है लैक्टीफेरस डक्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट वापस से रिवाइज करना है तो ऐसे करोगे। मैमरी लोब्स हैं, लोब्स के अंदर बेटा मैमरी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से निकली मैमरी टिब्यूल, मैमरी टिब्यूल से निकलती है बेटा मैमरी टिब्यूल फ्यूज करती है तो बनता है बेटा मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट आगे जाके बनाती है मैमरी एम्प्यूला, मैमरी एम्प्यूला आगे जाके बनाती है लैक्टीफेरस डक्ट, लैक्टीफेरस डक्ट ओपन आउटसाइड जिससे कि मिल्क बाहर आता है, ठीक है ना। निपल्स के अराउंड एक स्लाइटली पिगमेंटेड एरिया है जिसे हम एरिओला कहते हैं। हमने आई थिंक यहीं तक पढ़ा था। एक बारी मैं आपके नोट्स चेक कर लेती हूँ कि अगर कोई पॉइंट लिखवाना छूट गया है तो एक बारी मैं लिखवा देती हूँ, बट मोर और लेस आई थिंक बेटा हमने यहीं तक पढ़ा था। किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है बेटा? एक बारी मुझे थम्स अप दे दो और बता दो क्या मेरे प्यारे प्यारे जक्सिनेरिस सपोलो, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस एवरीबॉडी, फ्लो चार्ट मैंने लिखा दिया है, फ्लो चार्ट मैंने लिखा दिया है। अब बेटा एरियोला के बारे में मैं लिखवाऊंगी, एरियोला के बारे में हमने लिखा नहीं है, और थोड़ा सा लैक्टेशन के बारे में मुझे तुम्हें थोड़ा सा क्या काफी सारा बताना है, क्योंकि लैक्टेशन का जो टॉपिक है ना बेटा वो 11वीं से भी कनेक्टेड है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। नथिंग विल बी एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल, पढ़ना सारा है, ठीक है। बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। कैन आई स्विच ऑफ दी चैट्स? आई एम नॉट आस्किंग यू सपोलो, आई विल, ओके चलो बाय। बाय नहीं, चैट्स ऑफ। जब मैं बात करूंगी तुमसे तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, जब मैं बात नहीं करूंगी तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक दो पॉइंट्स बेटा पहले तो नोट में नहीं, अब मैं ना सबसे पहले नोट में जो पॉइंट्स लिखवाने होंगे वो मैं लिखवाऊंगी। पहले मैं तुम्हें ना एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ। हमने 11th में एक टॉपिक एक जगह पे पढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स जो कि एल्वियोलाई होते हैं इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एल्वियोलाई को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो हम थोड़ा सा ना हेडिंग डाल के थोड़ा सा क्या बेटा हेडिंग डालते हैं मैमरी एल्वियोलाई सपोलो। क्या डालेंगे? मैमरी एल्वियोलाई। और मैमरी एल्वियोलाई को देखो हम ऐसे बनाते हैं, गुच्छे जैसा था तो मैं एक एल्वियोलाई को बना के बता रही हूं। देख ये एक एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के बेटा ऐसे सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स।
एल्वियोलाई के ये एपिथेलियल सेल्स हैं, यही एल्वियोलाई तो बेटा मिल्क बनाएगी, ये एक एल्वियोलाई बनाई है बेटा। अरे यार, इसीलिए ना पेन उठा उठा के बनाना चाहिए, एक गलत बन गया तो फिर पूरा मिट जाता है। दिस इज मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है ना। अब पहले तो बनाती हूं बेटा, ये जो मैं ब्लश या क्या बोलते हैं पीच कलर के कुछ सेल्स बना रही हूं, पता नहीं तुम्हें पीच दिख भी रहा होगा कि नहीं, आधे बच्चों को पीच पता भी नहीं होगा, खैर ऑरेंज बोलेंगे इसको, कुछ तो भी तो बोलेंगे। तो ये जो सेल्स बेटा मैं बना रही हूं ना, ये सेल्स एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं नाम, बट इनको हमें बनाना है, इनके बारे में हमें पढ़ना भी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तो वाइट ही दिख रहा होगा ये, है ना, क्या ही पीच बेटा ये बनेगा, पीच तो दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ये बेटा मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये पहले लेबल करते हैं। इसको बोला जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स, इसे बोला जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स, दिस इज मायो एपिथेलियल सेल्स। और ये बेटा पता है क्या है, ये दिस इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। समझना, पहले तो बेटा मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, और ये जो बेटा यहाँ पे ना शिमला बना रखा है ना रूम को, थोड़ा इसको नॉर्मल करती हूँ। अरे यार बच भी नहीं रहा है बेटा, एक सेकंड तुम बनाओ। ललित थोड़ा सा एसी नॉर्मल कर देना, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। अब बेटा समझना मेरी बात, हमने कुछ कुछ हॉर्मोन्स के नाम सुने होंगे, कई सारे सपोले हैं जो नए हैं, जिन्होंने नहीं सुने होंगे तो टेंशन नहीं लेना, मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। जैसे कि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, जैसे कि आपने प्रोजेस्टेरॉन सुना है, जैसे कि आपने ऑक्सीटोसिन सुना है। नहीं सुना है तो अभी मैं बताऊंगी, खास करके प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में बताऊंगी। बेटा देख, अभी तक तुमने, हाँ यार सही किया, अभी तक हमने एल्वियोलाई को ऐसे बनाया था ना, ऐसे। अब मैंने ना उस एक एल्वियोलाई को जूम करके बनाया, मैंने क्या बोला था कि एल्वियोलाई मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई क्या करता है, मिल्क बनाता है बेटा, ठीक है ना। एल्वियोलाई ही मिल्क बनाता है, बट मिल्क बेटा उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, वो अपने मन से थोड़ी मिल्क बनाएगा। अब उसको इंस्ट्रक्शन कौन देती है, जो मिल्क सिंथेसाइज करवाने वाली हार्मोन है। बड़ा कंसेप्चुअल है, आराम आराम से पढ़, अगर तेरे को नहीं भी हार्मोन्स पता है तो मैं बताते हुए चलूंगी। एक हार्मोन होता है बेटा अपना, जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है PRL, मैं लिखवाऊंगी अभी। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी का। प्रोलैक्टिन, लैक्टो टर्म आ रहा है ना, तो ऐसे समझ कि इस हार्मोन का काम है मिल्क की सिंथेसिस करवाना। सिर्फ मिल्क सिंथेसिस नहीं करवाता है, ये मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है, अभी मैं बताऊंगी, पहले वन थिंग एट अ टाइम। तो मिल्क की सिंथेसिस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। हम हार्मोन्स को हमेशा कहते हैं बेटा हार्मोन्स मैसेज लेके आते हैं, हार्मोन्स के पास मैसेज होता है। अब वो मैसेज किसको देना है मैम, अगर प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन के पास मैसेज है कि मिल्क बनवाओ। तो मिल्क किससे बनवाएगा बेटा, जो मिल्क बनाने वाले सेल्स हैं उससे मिल्क बनवाएगा। जो मिल्क बनाने वाले सेल्स है उसी को तो बोलेगा ना कि तुम मिल्क बनवाओ। अरे भाई, अगर मुझे हेयर कट कराना है तो मैं हेयर कट कराने के वाले के पास जाऊंगी ना भाई। अगर मेरे को कपड़े सिलवाने हैं तो मैं स्पेसिफिक इंसान के पास जाऊंगी, है ना। तो जिसका जो काम है, मुझे जिससे जो काम करवाना है, मैं उसके पास जाऊंगी ना भाई। तो अगर मेरे को यहाँ पे हार्मोन को मिल्क सिंथेसिस करवाना है तो वो मिल्क सिंथेसाइज जो कर सकता है उसके पास जाएगा ना। तो मिल्क सिंथेसिस कौन कराता है, ये एल्वियोलाई कराता है। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, दिस फिगर इज द फिगर ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही तो मिल्क सिंथेसाइज करती है। तो बेटा हार्मोन जो होता है ना अपना, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो इस एपिथेलियल सेल्स के पास जाती है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई के पास जाती है, उसी के पास इसके रिसेप्टर्स होते हैं। अब तुम कहोगे कि मैम क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वर्ड टू वर्ड? नहीं बेटा, वर्ड टू वर्ड नहीं दिया हुआ है, बट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम ऐसे कहते हैं बेटा, इसे अतिरिक्त ज्ञान के फॉर्म में मत लेना, ये कंसेप्ट्स है बेटा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स है ना, मैं इनमें पिंक कलर का ऐसा बना के तुम्हें दिखा रही हूं। ये प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स होते हैं, यहां प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स यहां होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, दीज आर दी रिसेप्टर्स ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन के बारे में मैं आगे लिखवाऊंगी, सपोलो
हॉर्मोन्स ऑफ नहीं रिसेप्टर्स ऑफ प्रोलैक्टिन, रिसेप्टर्स ऑफ प्रोलैक्टिन तो करता क्या है, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। मिल्क सिंथेसिस ही नहीं, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है। ये हमने 11th में भी लिखा है, लेकिन अभी मैं वापस से तुम्हें अगले स्लाइड में ना वो क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको पता भी चल जाएगा। तो ये मिल्क सिंथेसिस करवाता है। तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिखा रही हूं, जैसे ही प्रोलैक्टिन इस पे बाइंड करता है ना बेटा, तो यहाँ मिल्क बनने लगता है, मिल्क सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। मिल्क, ये मिल्क बना है, दिस इज मिल्क। किसके इन्फ्लुएंस में मिल्क बना मैम, प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में। प्रोलैक्टिन अभी लिखवाऊंगी अगले पेज में कि पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। विच रिसेप्टर्स, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ प्रोलैक्टिन, नालायक। और क्या विच रिसेप्टर में क्या पीएचडी करनी है। अब बेटा सुनो, वापस से एक और चीज मैं तुमसे पूछना चाहती हूं मैम, ये जो पता नहीं मेरे कमर में बेटा पता नहीं अचानक से कहां से लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक तो मैं ठीक थी, ठीक है, अब मैं चल रही हूं तो मुझे दर्द हो रही है यार। अब देखो यार, ये जो बेटा मैंने बना रखे हैं ना, ये वाले सेल्स जो तुम्हें शायद कलर नहीं पता चल रहा है, तो ये वाले जो सेल्स मैंने बना रखे हैं ना, ये जो मैंने एल्वियोलाई के साइड साइड में सेल्स बना रखे हैं, मैजिक पेन कहां गया, ये वाले सेल्स, ये जो सेल्स मैंने बना रखे हैं ना, ये ये सारे सेल्स जो मैंने बना रखे हैं, इन्हें बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ये क्या है बेटा, मायो एपिथेलियल सेल्स। ये पता है कैसा काम करते हैं। अब बेटा यार सिर्फ मिल्क बनाना थोड़ी है, हमें मिल्क को आगे भी तो बेटा बॉडी से बाहर भी तो रिलीज करना है, बोलो हाँ या ना। मिल्क सिर्फ बनाना नहीं है, मिल्क शुड कम आउट। मेरी आवाज आ रही है आई थिंक, मिल्क शुड ऑल्सो कम आउट ना बेटा, हाँ या ना। तो मैम एल्वियोलाई के अंदर मिल्क तो बन गया, अब मैम एक बलून के जैसा ये है। इमेजिन करो जो बेटा होली में हम बलून, मैं तो बेटा नहीं करती ऐसे काम, ठीक है ना, तुमने ऐसे होली में बलून में बेटा पानी तो भरा होगा, अब उसका मुंह अगर मैं बंद ना करूं और बलून में पानी भर के उसको पिचका दूं, तो पिचका दूंगी तो पानी बाहर आ जाएगा ना, बताओ हाँ या ना। एक बच्चा कह रहे मैंने काला जादू किया था, नालायक, हाँ या ना बेटा, होगा कि नहीं। अब बेटा आपको वैसे ही इमेजिन करना है कि ये भी एक बलून के जैसा है मैम, और एल्वियोलाई के अंदर मिल्क तो बन गया, बट इसे बाहर भी तो निकालना है, इसे बाहर निकालना है तो इसे पिचकाना पड़ेगा। इसको पिचकाने के लिए इसके चारों ओर जो तुम सेल्स देख रहे हो ना, वो होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। तो अब आप अपनी थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाओ, कई बार बच्चे कहते हैं ना मैम ये लिखवाया तो नहीं था, अरे नलायक, कभी कंसेप्ट भी दिमाग लगा के करा कर। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, हमने 11वीं में ये चीज पढ़ी है, अभी मैं वापस से बताऊंगी। मिल्क इजेक्टिंग मतलब ऐसा हार्मोन जो मिल्क को इजेक्ट करवा दे, मिल्क को बाहर रिलीज करवा दे, वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो तुझे क्या लगता है बेटा कि अगर मैं कह रही हूं मायो एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपकी एल्वियोलाई पिचकती है, क्योंकि इसके चारों ओर मायो एपिथेलियल सेल्स हैं। जब मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपकी बेटा ये एल्वियोलाई पिचकती है, जिससे कि मिल्क बाहर आता है। तो आप मुझे ये बताओ ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स कहां होने चाहिए, कहां होने चाहिए बेटा, एल्वियोलाई पे होने चाहिए कि कहां होने चाहिए ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स, जरा इतना तो बताओ, बताओ जी बताओ, कहां होने चाहिए। अब ना लिखवाओ तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम एप्लीकेशन नहीं कर सकते, कि नहीं मैम लिखवाना ही था तभी बुद्धि चलती। वेरी गुड, सॉरी। मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होने चाहिए मैम, बिल्कुल इजी बात है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। मायो एपिथेलियल सेल्स पर इसके रिसेप्टर होने चाहिए, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो ये मैं यहां पे यही बना रही हूं कि ये क्या है मैम, ये क्या है मैम जो मैंने ग्रीन कलर का बना रखा है, ये मैंने बना रखा है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है मैम, बाइंड्स and contracts myoepithelial cells, contracts myoepithelial cells for milk ejection, for milk
इजेक्शन। किसी को यहां तक कोई भी बेटा दुख दर्द समस्या? मैंने अभी ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि एल्वियोलाई के अंदर अगर मिल्क बनता है तो कैसे बनता है। तो मैं तुम्हें रिवाइज भी करा रही हूं। तो मैंने तुम्हें बताया कि मैम एल्वियोलाई के अंदर मिल्क कैसे बनता है। एल्वियोलाई में ये एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एपिथेलियल सेल्स ही सीक्रेट करती है मिल्क, बट ये एपिथेलियल सेल्स को सिग्नल कौन देता है? एपिथेलियल सेल से मिल्क बनवाता कौन है मैम? वो हार्मोन बनवाता है जिसका नाम ही है प्रोलैक्टिन, जो मिल्क बनवाता है मैम। तो मैम अगर मुझे इन एल्वियोलाई में मिल्क बनवाना है तो मुझे इन सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। तो हमारा जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन मैम, उसके रिसेप्टर्स इसी सेल्स पर होते हैं। तो प्रोलैक्टिन आता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और कहता है कि भाई मिल्क बना दो। मिल्क बन जाता है और मिल्क स्टोर भी हो जाता है। अब मैम मिल्क को बाहर भी तो निकलना है ना, तो मिल्क इजेक्ट कैसे होगा? जब मैं इसको पिचकाऊंगी। लेकिन इसे पिचकाऊंगी कैसे मैम? इसके चारों ओर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मायो एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। इन मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मैम ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं, और जब ऑक्सीटोसिन आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है जो मायो एपिथेलियल सेल्स पे होते हैं, तो मैम ये एल्वियोलाई को पिचकाता है और मिल्क बाहर रिलीज हो जाता है। दैट इज वाई ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। डन 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 लिख लिया है आप लोगों ने तो थम्स अप दे दो। डन 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 कर लिया है तो थम्स अप दे दो, ताकि अब मैं अगले पेज पे बढ़ूं। दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत ना करो बेटा, ठीक है ना? यस एवरीवन, डन डन डन, ठीक है ना? अब मैम एक चीज और बताओ, एनसीईआरटी ने लैक्टेशन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताई हुई है। मैं बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड। अब अगेन बेटा हम चैट सॉल्व करें ताकि हम फिर से फुल अटेंशन के साथ में पढ़ाई कर पाए। मैम ठीक है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें बता दिया। अब जो हार्मोन्स आप बता रहे थे, थोड़ा सा उन हार्मोन्स के बारे में बताओ जो 11वीं और 12वीं में दोनों से रिलेटेड है। क्या आपको ये हार्मोनल कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बता रही हूं या जो मैंने पीछे बताया, क्या आपको 12th में मिलेगा? नहीं, पर नीट में तो बेटा 11th 12th कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आगे भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना? तो हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और 11th और 12th के टॉपिक्स अगर कहीं पे भी मर्ज्ड है और यूज हो रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम लैक्टेशन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, और लैक्टेशन के लिए हार्मोनल कॉन्सेप्ट जो है 11वीं का जो यूज होने वाला है वो साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। 11th का तो अब 12th का जो दिया हुआ है लैक्टेशन का, वो तो बहुत ईजी सा पार्ट है थ्योरेटिकल, वो तो मैं साथ में आपके कवर करूंगी ही करूंगी। तो मैम अगर मैंने मैमरी ग्लैंड की बात की तो हो ही नहीं सकता कि हम लैक्टेशन की बात ना करें। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है मैम? लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क सिंथेसिस। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस, ठीक है ना? लैक्टेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ synthesis of milk that is called as beta lactation, ठीक है ना? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब मैम थोड़ा सा हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ते हैं लैक्टेशन का। अब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ने के लिए, इसका थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल पढ़ने के लिए 11वीं का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, थोड़ा सा ना बेटा इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? हार्मोनल कंट्रोल थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी में जो दिया है उसको भी डिस्कस करेंगे जो 12th में दिया हुआ है। तो मैम हमने सारे बच्चों जिनका 11 बर्बाद है, इसको ध्यान से देखो जो चीज पढ़ा रही हूं अभी। मैम हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैम कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड मैम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पहले तो बेटा ग्लैंड्स को लेबल करो। अभी अभी हमने कुछ तो बेटा इनके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था। सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इस साइड में है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, इस साइड में है एंटीरियर पिट्यूटरी। यार मुझे एरियोला के बारे में भी लिखवाना था नोट डाल के, क्योंकि मुझे याद है एरियोला के बारे में लिखा नहीं है, डार्क पिगमेंटेड पार्ट। थोड़ा इसके बाद मुझे याद दिला देना, चैट्स ऑन करूंगी जब।
एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी थोड़ा सा मुझे बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हें याद है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं तो पढ़ा रही हूं बेटा। हमने बेटा 11वीं में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पढ़ा था या नहीं? मास्टर को कंट्रोल करने वाला होता है जो मास्टर, वो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तभी तो वो पिट्यूटरी का मास्टर है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम में रिलीजिंग या इनहिबिटिंग ये वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे कि जो हार्मोन अभी मुझे तुम्हें बताना है वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के मैक्सिमम जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, उनमें या तो रिलीजिंग वर्ड लगा होता है या तो उसमें इनहिबिटिंग वर्ड लगा होता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ऐसे और भी है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे ही और भी बहुत सारे हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग टाइप्स होते हैं, और वो हमेशा पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं और सिर्फ बॉडी में पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी के मास्टर है। तो वैसे ही बेटा मैं हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिखती हूँ। अब अक्सर बच्चा ने इसे प्रोलैक्टिन समझता है, बट ये प्रोलैक्टिन नहीं है। देखो, एक हार्मोन का नाम फुल फॉर्म में नोट डाल के लिखूंगी, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख नहीं पाऊंगी तो शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक हार्मोन होता है PRH, एक हार्मोन होता है PIH। फुल फॉर्म में नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। ये हाइपोथैलेमस के मैं 2 हार्मोन्स बता रही हूँ बेटा। हाँ, जैसे अभी तुमने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी तो पढ़ा था ना, GnRH किसका हार्मोन था? हाइपोथैलेमस का। वेरी गुड यार। तो अभी जो मैं 2 हार्मोन्स लिख रही हूं ना बेटा, PRH और PIH, एक्चुअल में PRH और PIH इट इज नॉट प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन नहीं है सपोलो, ये प्रोलैक्टिन को तो ऐसे लिखा जाता है PRL। बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं, 11वीं में जिसने पढ़ा है उसको तो पता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता रही हूं बेटा। PRL अभी मैं पढ़ाऊंगी, दिस इज प्रोलैक्टिन, बट ये प्रोलैक्टिन नहीं है। P का यहां मतलब है PRL, P का यहां मतलब है प्रोलैक्टिन, R का मतलब है रिलीजिंग, H का मतलब है हार्मोन। P का मतलब है प्रोलैक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ गए? सारा फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, चिंता नहीं करना। ये दोनों हार्मोन किसके हैं मैम? हाइपोथैलेमस के। कैसे पता चला? अरे मैम अभी तो आपने बताया जिसके नाम के आगे रिलीजिंग या जिसके नाम के आगे इनहिबिटिंग लगा होता है वो हाइपोथैलेमस का ही तो होता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मैम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है भाई, रटना है ही नहीं। मैम जिसका नाम ही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस एंड रिलीज को, और जिसका काम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, उसकी सिंथेसिस करवाएगा। क्या इसमें कुछ रटने वाला है सपोलो? जिसका जैसा नाम है उसका वैसा काम है। आज मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होगा? उसका काम होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवा दो, सिंथेसिस करवा दो। मैम MSH-IH इनहिबिटिंग हार्मोन का क्या काम होगा? इनहिबिटिंग का काम होगा उसको ना रिलीज करवाए ना सिंथेसिस करवाए। अब मैम ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग 10th में भी था क्या? बहुत अच्छी बात है यार। अब मैम ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है नॉर्मल लाइफ में, प्रेगनेंसी में नहीं बोल रही हूं, क्योंकि बेटा लैक्टेशन का कॉन्सेप्ट तो प्रेगनेंसी में ही आता है, और एनसीईआरटी तो पता है ये भी लिखती है इनफैक्ट प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एकदम एंड ऑफ प्रेगनेंसी से चालू हो जाता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि यार मैम जो नॉर्मल लाइफ होती है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो तब तो मैम मिल्क की सिंथेसिस नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही है मैम, तब कौन सा हार्मोन डोमिनेंट होता है? एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है बेटा, दिस हार्मोन इज एक्चुअली डोमिनेंट इन नॉर्मल लाइफ, डोमिनेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। हमारी नॉर्मल लाइफ में ये हार्मोन डोमिनेंट होता है, तो मैम इससे क्या होगा? तो भाई इससे ये होगा, जिसका नाम ही है इनहिबिटिंग हार्मोन, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन रिलीज नहीं होने देगा। क्या इसमें किसी को कोई दुखदर्द समस्या है? बताओ ना, क्या इसमें किसी को रट्टोफाइंग करना है क्या भाई? देखो ना कितनी अच्छी बात हमने लिखी कि यार व्हेन
PRH यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इज डोमिनेंट, it stops the secretion of PRL फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बताओ किसी को कोई यहां पे दुख दर्द समस्या है बेटा? ये तो बहुत इजी सी बात है। तो मैम नॉर्मल लाइफ में तो हमारा PIH डोमिनेंट होता है। गलत लिख दिया है क्या कुछ? क्या हुआ? व्हाट? क्या गलत लिख दिया भाई? ओके फाइन, ठीक है भाई, बड़े हीरो बन रहे हो। बोर्ड में कितने परसेंटेज आए अभी पूछ लूंगी ना, फिर रोना निकल जाएगा। अरे यहाँ में मेरा करेक्ट करा रहे हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं तुम्हारे बोर्ड्स में। अरे अच्छा तुम्हारा तो अभी बोर्ड्स हुआ नहीं है ना यार, तुम तो 12th में हो। 10th में कितने आए थे ये पूछ लूंगी अभी। अब देखना, अब आए स्नेक्स, अब 98%। हाँ सही बात है बेटा, यही सर्टिफिकेट लेके जाना तुम कि जितने परसेंटेज आए हैं। जो शोशेबाजी कर रहे हो ना, लिखने भी लग गए, देखना इसको बड़ा अचीवमेंट भी समझने लग गए। हाय तौबा बेटा, कम से कम ना बता के तुम अपनी इज्जत रख सकते थे। अब तुमने जो बता दिया है ना अपना नंबर, यहां तो तुम्हारी इज्जत कभी थी ही नहीं। जो तुम्हारी इज्जत बेटा यहां थी ना, अब वो यहां हो गई है बेटा, ठीक है? जैसे तुमने अपना नंबर बताया, मुझे लगा था कि इतनी तो बुद्धि होगी कि मैम क्या मैम, बट कोई नहीं। अब सुनो, वापस इधर आओ। नॉर्मल लाइफ में बेटा क्या डोमिनेंट होता है? नॉर्मल लाइफ में हमारा डोमिनेंट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है ना बेटा, कभी भी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है, इसे रिलीज नहीं होने देता। तो नॉर्मल लाइफ में मैम मिल्क सिंथेसिस भी नहीं हो रही है ना? प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है, या चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा क्या होता है कि मिल्क बनने लगता है? अब समझना मेरी बात। इन सब हार्मोन्स के मैं बेटा फुल फॉर्म लिखवा दूंगी। और मैंने लास्ट क्लास में, आप पिछले कुछ क्लासेस में ये भी बताया होगा तुम्हें कि पिट्यूटरी के भी जितने भी हम हार्मोन्स पढ़ते हैं ना बेटा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ही हार्मोन्स होते हैं। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है बेटा, जस्ट लाइक, है ना? तो इसका अपना कोई हार्मोन नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता, ये दूसरे के हार्मोन को स्टोर कर रहा होता है। बट जितने भी मैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम बताऊंगी ना, चाहे जो भी नाम बताऊं, वो सारे नाम बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई हार्मोन बेटा नहीं है। और तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भावनाओं से बिल्कुल बेटा सहमत खा रहे होगे, है ना? अब देखो प्रेगनेंसी में क्या हुआ मैम, प्रेगनेंसी में हो जाता है ये डोमिनेंट। तो मैं इसके बारे में लिखती हूं, बिकम्स डोमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकम्स डोमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये डोमिनेंट हो जाता है। और जब ये प्रेगनेंसी में डोमिनेंट होता है तो क्या होगा बेटा, जब ये प्रेगनेंसी में डोमिनेंट होता है तो ये क्या कराएगा, एक बार तुम मुझे बताओ ना बेटा। जब ये प्रेगनेंसी में डोमिनेंट हो जाएगा तो तुम मुझे बताओ ये क्या करवाएगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन अभी तक नहीं बन पा रहा, रिलीज हो पा रहा था, सिंथेसाइज हो पा रहा था, ये उसको रिलीज करवाएगा। बताओ हाँ या ना बेटा? व्हेन prolactin releasing hormone dominant, when this is dominant, it promotes the synthesis and release of prolactin। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना सब बोलो। यस, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। बताओ हाँ या ना बेटा। अब मैम प्रोलैक्टिन क्या करता है ये भी हम 11वीं में डिस्कस कर चुके हैं। एक टेबल बनाई थी हार्मोन की, कितने बच्चों को याद आ रहा है? लेकिन जिसको भी याद नहीं आ रहा है बेटा, उसको हम वापस से बता रहे हैं।
और जितने भी मेरे नए सपोले हैं उनको बता रहे हैं। तो मैम ये जो प्रोलैक्टिन होता है ना, ये दो नाम से और फेमस है। एक नाम होता है इसका मैमोट्रोफिक, एक नाम है इसका मैमोट्रोफिक हार्मोन होता है ये। इसके फंक्शंस बता रही हूं मैं। और एक होता है बेटा इसका काम लैक्टोजेनिक, एक काम होता है बेटा इसका लैक्टोजेनिक। तो लैक्टो वर्ड कहां से आया है? मिल्क सिंथेसिस से आया है। लैक्टो वर्ड आया है बेटा मिल्क सिंथेसिस। लैक्टो वर्ड का मतलब, लैक्टो का मतलब मिल्क, और मैमो का मतलब मैमरी ग्लैंड, ट्रोफिक का मतलब होता है ग्रोथ। एक्चुअल में इनेबल्स ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो कोई कनेक्टिंग भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड इनेबल्स growth of mammary gland during pregnancy. During pregnancy, प्रेगनेंसी में मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा ये, इसीलिए ये मैमोट्रोफिक है और लैक्टोजेनिक भी है। अब सुनना मेरी बात, ये जो लैक्टोजेनिक होता है, लैक्टोजेनिक का मतलब मिल्क सिंथेसिस। एक्चुअल में बेटा जब प्रेगनेंसी होती है, और जब मैं अभी आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, मैं साइड हो जाती हूं, तो बेटा आपको मैं एक चीज बताऊंगी। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसे प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोलते हैं, उसे प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोलते हैं बेटा। और वो प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है ना बेटा प्रोजेस्टेरॉन, जब तक वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तब तक वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को काम नहीं करने देता। क्या बोला मैम ने? मैम ने कहा कि मैम प्रोलैक्टिन के वैसे दो काम है, ये मिल्क की सिंथेसिस भी करवा सकता है, ये मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है। तो मैम ये मैमरी ग्लैंड की तो ग्रोथ करवाता ही है प्रेगनेंसी में। और ये हार्मोन रिलीज कैसे हुआ? जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हुआ था प्रेगनेंसी के केस में। तो मैम ये अपना मैमोट्रोफिक इफेक्ट तो शो कर रहा है, बट प्रेगनेंसी के दौरान ये मिल्क सिंथेसिस नहीं करवा पाता। क्यों नहीं करवा पाता? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन डोमिनेंट होता है, और जब वो डोमिनेंट होता है तो वो आपके प्रोलैक्टिन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोके रखता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म, और प्रोजेस्टेरॉन खत्म तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी शो हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो मैंने क्या लिखा मैम? कुछ नहीं लिखा, भी बताऊंगी। कैन हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस। अब मैं ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बेटा तुम्हें कंसेप्चुअल बताए वो मैं नोट में लिखवाऊंगी, ऐसे नहीं, बट ओनली ड्यूरिंग। चलो ये पॉइंट मैं नोट में लिखती हूं। पहले डन 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 कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स मैं नोट में लिखवाऊंगी, मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी, तो तुम टेंशन ना लो। ठीक है ना? इन सारे हॉर्मोन्स के पहले फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, इसका जो मैंने पॉइंट बताया वो भी मैं नोट में लिखवाऊंगी, एरियोला वाला पॉइंट भी नोट में लिखवाऊंगी। ठीक है? फिर एनिमेशन भी हमें देखनी है, लैक्टेशन की एक बहुत प्यारी एनिमेशन है। ठीक है? पहले तुम डन 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 कर लिया है, एक बार पहले मुझे बताओ। सारे बच्चों का डन हो गया है? एवरीबडी डन? पक्की बात? बेटा देखो, एक सच्चाई आपको बता रही हूं, ये मेरे लिए नहीं था, ये जो है ये आपके लिए है। जिसके भी कंसेप्ट्स 11th के नहीं हैं, ये सब आपके लिए है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। पर हमेशा इसका बेटा फायदा उठाया करो। फायदा मतलब ये हमेशा बेटा ऐसे सोच के पढ़ा करो कि मैम ने इतने एफर्ट्स करे क्लास में तो हमें करना है। मैम ने ये सोचा कि यार आपने 11th में नहीं पढ़ा था, या आप कनेक्ट कर पाओ, तो बेटा मैम ने क्लास में बताया, तो दिस शुड बी यू शुड यूज इट वाइजली। तो नोट डाल के मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखूंगी बेटा, एरियोला is the pigmented part around
पिगमेंटेड पार्ट अराउंड निपल्स, ठीक है। नंबर 2 मैं ये लिखना चाहती हूं सारे हॉर्मोन्स के फुल फॉर्म। PRH का क्या मतलब है? P स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, P स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, R स्टैंड फॉर बेटा रिलीजिंग एंड H स्टैंड्स फॉर बेटा हार्मोन। यह हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, ठीक है ना। फिर बेटा PIH, P stands for again beta prolactin, I stands for inhibiting, H stands for hormone। ये दोनों हाइपोथैलेमस के हार्मोन। PRL, दिस स्टैंड्स फॉर बेटा प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में भी लिख देती हूं। ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जब 11th रिवाइज कराऊंगी तो बताऊंगी भी। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है बेटा, ये हार्मोन होता है आपके हाइपोथैलेमस का, और ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये लाइन हमेशा याद रखना। वो 2 हार्मोन्स को स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के। तो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मिल्क बना नहीं रहा है, ये बनाता नहीं है कतई, प्रोलैक्टिन बना रहा है मिल्क। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है। कैसे करवाता है पूरा बता चुकी हूं, मायो एपिथेलियल सेल्स पर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, stored in posterior pituitary, stored in posterior pituitary, pituitary milk ejecting hormone, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बेटा पहले इसे लिख लो, मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं पहले ना अरे यार ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लिख दी है। मैं पहले क्या करूंगी, तुम्हें लास्ट जो लैक्टेशन का टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी और फिर तुम्हें रिवाइज कराऊंगी, चलेगा? ठीक है, चलेगा बेटा? यस मैम ज्यादा दर्द हो रहा है तो सैटरडे। यार नहीं बेटा, एक्चुअली दर्द तो हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है ये दर्द अचानक से हो क्यों रहा है। इतने टाइम के बाद क्लास होती है, क्लास तो नहीं छोड़ सकती बेटा यार, मैं क्लास का तो मैं वेट करती हूँ ना, सच में वेट करती हूँ बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी क्लास में, तुम्हें पढ़ाना, कुछ सिखाना, है ना। मुझे आई वेट फॉर योर क्लासेस यार गाइस, कैसी बात कर रहे हो, कम ऑन। चलो नोटेड। अरे एनिमेशन उसकी है, मिल्क कैसे बाहर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को पहले पढ़ाने तो दो, फिर एनिमेशन दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना। हाँ सही बोल रहे हो यार, सही सही। हाँ चलो डन। चलो एक शर्म आती है देखना, यहाँ मैं ऐसे कर रही हूँ कि यहाँ दर्द हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है किडनी स्टोन हो गया है। भाई कौन से डॉक्टर बनोगे तुम? कम से कम बेटा थोड़ा तो रेलेवेंट कुछ बताते, कुछ तो रेलेवेंट बताते। यहाँ दर्द हो रहा है मैम, अरे किडनी स्टोन हो गया है मैम, पक्का किडनी स्टोन हो गया होगा। हाँ पैर में चला नहीं जा रहा है मेरे से ठीक से मैम, किडनी स्टोन। ओहो यार, चलो देखो, अरे बहुत बुढ़ापा आ गया है बेटा, बहुत बुढ़ापा, बुढ़े हो गए हैं, सही बात है ना। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, यू नो, या
अभी बेटा इस साल में आई एम जस्ट गोना टर्न 51 या सो व्हाटएवर। आओ अब बेटा पढ़ते हैं कमेंट्स ऑफ करके तुम्हारा, नहीं तो तुम बेटा लगे रहोगे कमेंट्स में। पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी का जो पूरा लैक्टेशन का प्रोसेस समझाया हुआ है ना बेटा, उसको हम जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ, क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ मिल्क इज इजेक्टेड। पूरा एनसीईआरटी का प्रोसेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साइड में छोटा सा डायग्राम दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगी। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाओ बेटा। बेबी suckles on nipples, न्यूरॉन कैरीज, साइड में मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा दूंगी और फिर एनिमेशन भी दिखा दूंगी। न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन टू hypothalamus, neuron carries information to hypothalamus, hypothalamus signals pituitary। अब क्या सिग्नल देता है बेटा हाइपोथैलेमस सिग्नल्स पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को सिग्नल जाता है। क्या होता है मैम, एंटीरियर से सिक्रीट्स PRL यानी कि प्रोलैक्टिन, सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सही लिखा है ना। इसके आगे का तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, इसके आगे का तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अभी मैं डायग्राम में भी बोलूंगी। अब बताओ ये क्या होना चाहिए, एक्ट्स ऑन, ये तो तुम्हें आंसर देना चाहिए और इस पे भी तुम्हें आंसर देना चाहिए। एक्ट्स ऑन, फिलिंग द ब्लैंक्स। इससे होगा मिल्क इजेक्शन, इससे होगा मिल्क इजेक्शन, इससे होगा मिल्क सिंथेसिस। फिलिंग द ब्लैंक्स ए और बी। पूरा पढ़ा लिया है बेटा, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। बताओ, वेरी गुड। एक्ट्स ऑन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स कह सकते हैं, कह सकते हैं बेटा। तुम एल्वियोलाई भी कह सकते हो, एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स, स्पेसिफिकली एपिथेलियल सेल्स ऑफ व्हाट, तुम्हें लिखना पड़ेगा एल्वियोलाई। और यहां पे तुम क्या लिखोगे, मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या इसमें किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या है? और मैं इसका अभी तुम्हें बेटा एनिमेशन भी दिखाऊंगी, बट मैं तुम्हें इसका साइड में छोटा सा एक डायग्राम भी बना के बताती हूं। डायग्राम बनाना है क्या, तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगी कि हाँ बनाना है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूंगी कि अगर समय है तो जरूर बनाओ। तो हम छोटा सा एक डायग्राम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लो बेटा जैसे कि ये मैमरी, अरे ये क्या है, मान लो कि बेटा ये मैमरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना। मैमरी ग्लैंड्स है, मैमरी ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, ऐसे मैमरी लोब्स हैं, ऐसे मैमरी लोब्स हैं। और मैमरी लोब्स के अंदर बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर थे ना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ऐसे मान लो ये एल्वियोलाई है, ऐसे मान लो ये एल्वियोलाई है। पूरा तो मैं अभी बना के नहीं बता सकती ना, ठीक है ना।
और एल्वियोलाई के साइड साइड में मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये एपिथेलियल सेल्स है, मायो एपिथेलियल सेल्स मान लो। सारा तो अभी बना के नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उतनी जगह नहीं है, कंसेप्ट तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अब मैं कह रही हूं जैसे ही बेटा क्या होगा ना, यहां बेबी जब बच्चे को दूध पीना है बेटा क्या करेगा, बेबी सकल करेगा। सकलिंग से क्या होता है ना, जैसे ही बेबी सकल करता है ना बेटा, निपल्स को दूध पीने के लिए जैसे ही सकलिंग करता है, यहां से सिग्नल जाता है बेटा किधर, यहां से सिग्नल जाता है सीधे बेटा मदर के, जो आपने लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज है बेटा। यहां से सिग्नल जाता है मदर के सीधे हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से मदर के बेटा सिग्नल जाता है मदर की पिट्यूटरी में। और पिट्यूटरी का मतलब है मैम, पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी भी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। जो अभी आपने बेटा वहां फ्लो चार्ट लिखा है सेम चीज है, वापस से आपको छापने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम में दिखाना चाहती हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैम निकलता है ऑक्सीटोसिन। एक मिल्क को बनवाएगा और एक मिल्क को इजेक्ट करवाएगा। मैम आपने कहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं होते, अरे यार मतलब बेटा ये जो ऑक्सीटोसिन, अच्छा चलो तुम ऐसे लिख लो, ऐसे तुम्हें शायद कंफ्यूजन ना हो भाई, स्टोर तो वही होता है ना हार्मोन, तो तुम ऐसे लिखो सिक्रीट्स की जगह द राइट वर्ड इज एक्चुअली रिलीजेस। अब आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रिलीजेस ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, ऐसे लिखो इसको। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस का है बट स्टोर्ड तो वही है ना, वहां से रिलीज होगा, ऐसे लिखना है। सिक्रीट्स वुड नॉट बी द राइट वर्ड, रिलीज विल बी द राइट वर्ड। रिलीज ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, ठीक है ना। अब बेटा क्या हो रहा है, अब मुझे ये बताओ, यही तो है ना, प्रोलैक्टिन ने इस एल्वियोलाई पर काम किया और ऑक्सीटोसिन ने इस मायो एपिथेलियल सेल्स पर काम किया, बोलो हाँ या ना। वो फ्लो चार्ट और ये डायग्राम क्या आपसे आप रिलेट कर पाए? यस बताओ, यस क्या आप लोग रिलेट कर पाए बेटा? यस एवरीवन, जल्दी बताओ यस एवरीवन। क्या इस फ्लो चार्ट में किसी को भी कोई दुखद समस्या है? जल्दी 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 यस एवरीवन। सब कुछ समझ में आया बेटा? हुआ क्या, जब बच्चा सकल करता है तो न्यूरॉन होती है, बेसिकली न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है। न्यूरॉन्स का भी कंट्रोल है, हार्मोन्स का भी कंट्रोल है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरॉन्स का भी कंट्रोल है और हार्मोनल कंट्रोल भी है। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन, जैसे बच्चा सक करता है तो बच्चे की सकलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चा सकल नहीं करेगा तो ये सिग्नल जाएंगे ही नहीं बेटा। जब बच्चा सकलिंग करता है तो ही तो बेटा आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, जिससे प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाता रहेगा और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को बाहर रिजेक्ट करवाता रहेगा। यस, इजी इजी। अच्छा लास्ट एक जो चीज हमें लिखनी है, फिर मैं तुम्हें लैक्टेशन का वो एनसीईआरटी का रीड करवाऊंगी, वो है बेटा मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या होती है। इससे नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्पोजिशन आगे भी आ सकता है, पहले भी आया हुआ है मिल्क की कॉम्पोजिशन में। अच्छा आप लोगों ने ऐसा सुना है कि शुरुआत के दिनों के जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? ये जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी ये चीज बेटा बताऊंगी, मैं वहां पे भी मैं ये चीज बताऊंगी। कोलेस्ट्रॉम जो है दैट इज स्लाइटली येलोइश, येलो कलर का मिल्क होता है जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में प्रोड्यूस होता है। जो भी मदर्स होती हैं जिसने अभी अभी बर्थ दिया होता है, तो वो इनिशियल कुछ दिनों तक जो दूध उसका बाहर आता है वो मिल्क
स्लाइटली येलोइश होता है, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसका रीजन अभी आप देखोगे। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये बच्चे को। जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ भी पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी हम ये चीज देखेंगे कि ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड है बेटा। इट हैज एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी का नाम मैं लिखवाऊंगी, अभी उस पर पीएचडी मत करना, जब मैं वहां पे वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे उस एंटीबॉडी का नाम बताऊंगी। दैट एंटीबॉडी इज IgA। नाम नहीं सुना होगा तुमने, बट कोई बात नहीं। तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि वो बच्चा वो दूध पिए। कोलोस्ट्रॉम कहलाता है वो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, द स्लाइटली येलोइश मिल्क विच इज रिच इन एंटीबॉडीज। एनसीईआरटी ने लिखा है कि दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग बेबी। बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कोलोस्ट्रॉम। सुना है क्या आपने? चलो बहुत अच्छी बात है यार। देखो हम लिखते हैं यहाँ कि कोलोस्ट्रॉम स्लाइटली, अरे स्लाइटली येलोइश, slightly yellowish, initial few days of milk that is produced काऊ में भी ऐसा ही होता है, राइट? बिल्कुल सही। that is produced which is rich in antibodies, which is rich in antibodies। कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा? ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ह्यूमन हेल्थ में मैं आपसे पूछूंगी IgA, very important for immunity development in, very important for immunity development in the newly born। इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन न्यूली बॉर्न। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को दूध पिलाओ ताकि बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो। समझ में आ गई बात? IG का क्या मतलब है पता है बेटा? IG का यहां पे मतलब ही है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल टीच यू इन ह्यूमन हेल्थ। IG का मतलब ही है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। सो कोलोस्ट्रॉम इज दैट इनिशियल फ्यू डेज का मिल्क, थोड़ा येलोइश होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती है। और ओवरऑल अगर आप मिल्क का कॉम्पोजिशन देखेंगे ना बेटा, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल मिल्क में क्या क्या है, मिल्क हैज क्या क्या है मैम? मिल्क हैज पानी, मिल्क हैज मिल्क प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं। मिल्क में बेटा मिल्क शुगर होता है, मिल्क शुगर होता है, ठीक है ना, लैक्टोज। मिल्क में मैम विटामिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। आयरन कंटेंट बहुत कम होता है, पुअर आयरन कंटेंट। आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेटा आपके कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उस अतिरिक्त ज्ञान को कंज्यूम जरूर करें बेटा। लैक्टेशन वाला टॉपिक खत्म। पहले मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको यहां तक का पूरा जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज कराऊंगी। IgA का फुल फॉर्म IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, A का मतलब A ही होता है, A का कोई फुल फॉर्म नहीं है, A का मतलब A, टाइप A, ठीक है।
दीपिका कह रही है अगर मैम इनिशियल डेज का लैक्टेशन अगर मिल्क ना पिए तो बेटा बच्चे की इनिशियल इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बहुत सारी मदर्स होती हैं बेटा जिनका मिल्क इनिशियल बन भी नहीं पाता है, फीड भी नहीं करा पाती हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, जो जितनी इम्यूनिटी एक्चुअल में इनिशियली डेवलप होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, बस इतना ही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। बेटा क्या यहां तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आई जितना भी हमने पढ़ा? पीपीएल कहां लिखा हुआ है भाई, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, जो बच्चे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पूछ रहे हैं बेटा, 11वीं में एक लाइन लिखी हुई थी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा हुई क्योंकि यहां पे जरूरत नहीं थी, तो 11वीं में वो लाइन लिखी हुई थी, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो। वैसे हमने 11th में भी लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ना वो मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स बनवाता है, एल्वियोलाई की फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, अपने ऊपर लिख लो कहीं, जब मैं 11th रिवाइज कराऊंगी तो मैं वैसे भी बताऊंगी, यहां जरूरत नहीं थी कहीं तो इसलिए मैंने वो लिखवाया नहीं वाला पॉइंट, ठीक है। एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एक बारी एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी देखें और पूरे मेमोरी ग्लैंड की मेरे साथ में आप रीड करोगे बेटा। एक बारी देखो कि हमने कंसेप्चुअली सारी चीजों को बड़ा पढ़ा बेटा, एनसीईआरटी को भी कवर किया और साथ में जितने भी 11 से रिलेटेड टॉपिक तुम्हें जरूरत है ना बेटा वो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है। एरियोला वाला पॉइंट लिखवा चुकी हूं, नलायक नोट में देखा तक नहीं। देखो, a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. Mammary glands are paired structures, breast भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है ये लाइन देखो, हम ध्यान से देखते नहीं है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है मैम एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। वेरिएबल मतलब डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन द फैट अमाउंट विल बी डिफरेंट एंड देन देयर विल बी वन पार्ट जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। एक्चुअल में यही ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा डिवाइडेड होता है लोब्स में, डक्ट में, टिब्यूल्स में। हम ध्यान नहीं देते इन एनसीईआरटी की लाइंस को बेटा, ध्यान देना, ठीक है ना। Glandular tissue of each breast is divided into beta 15 to 20 mammary lobes that contain cluster of cells called alveoli, जिसमें alveoli होती है। The cells of alveoli secrete milk, किसके इन्फ्लुएंस में बेटा? alveoli किसके इन्फ्लुएंस में मिल्क बनाती है? प्रोलैक्टिन, which is stored in the cavity or lumen of alveoli। सपोलो एक बात बताओ, जहां मिल्क को मैंने ऐसे बनाया था, क्या ये ल्यूमन नहीं है? क्या ये ल्यूमन नहीं है? खाली स्पेस नहीं है? क्या ये खाली स्पेस नहीं है बेटा? खाली स्पेस ही तो है ना? द एल्वियोलाई ओपन इनटू मैमरी टिब्यूल्स। एल्वियोलाई बेटा ऑफ कोर्स मैमरी टिब्यूल्स में ओपन हो रहा था। एंड टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मैमरी डक्ट। टिब्यूल्स ज्वाइन करते हैं हर एक लोब के तो बनता है मैमरी डक्ट। Several mammary duct join to form a wider mammary ampulla। कई सारे mammary duct जब ज्वाइन करते हैं तो मैम mammary ampulla आगे जाके बनाते हैं, which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out। मैम that is connected to the lactiferous duct। lactiferous duct से मिल्क बाहर आता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, जहां पार्चुरेशन, जहां प्रेगनेंसी डेवलपमेंट है ना, ये लास्ट में दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी का लास्ट का पैराग्राफ है, तो ये देखना लास्ट पैराग्राफ होगा। द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एल्वियोलाई बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during initial few days of lactation is called as colostrum that contains several antibody। यहां पे लिख सकते हो IgA। Absolutely essential to develop resistance for the newly born babies। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, किसके अगेंस्ट बेटा? एंटीबॉडी, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। रिकमेंड क्यों करते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि वो उसकी बेटा इम्यूनिटी डेवलप करवाता है। आप सोच के देखो बेटा, हमने एनसीईआरटी तो छोड़ो, हमने 11th के हार्मोन्स के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, और वो वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने लिखा नहीं है, उसको बेटा नोट डाल के लिखना, तो कि वो वाला पॉइंट बेटा लैक्टोजेनिक इफेक्ट
जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट था, लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के वक्त आपका प्रोलैक्टिन जो है मिल्क नहीं बनवा पाता, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है, तब वो बेटा उसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी दिखता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू बेटा कंसेप्चुअली, टाइम जरूर लगता है बट मैं ये वादा कर सकती हूं कि तुम्हें कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आएगी। प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एनिमेशन देखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आफ्टर डिलीवरी when no progesterone prolactin shows लैक्टोजेनिक इफेक्ट, तब वो मिल्क सिंथेसाइज भी करवा पाता है। नहीं तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ मैमोट्रोफिक इफेक्ट इसका दिख रहा था, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ वाला, है ना। आफ्टर डिलीवरी लैक्टोजेनिक। नालायक। हाँ, हैरियोला लिखवा चुकी हूं मैं यार। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ एकदम लास्ट वाले टॉपिक पे, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाले पे दिखेगा। बेटा सारे बच्चों को एनसीईआरटी की जितनी भी लाइंस है वो हमारे नोट्स में ही हैं। आई होप समझ में आया होगा। सारी चीजें जो हमने पढ़ी वही एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है। देखिए एक बार ये एनिमेशन। चलो अरे यार, हाँ थोड़ा स्लो करूं क्या? थोड़ा स्लो करूंगी। ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, बाय द वे आप लोग मुझे बहुत सारे चीजें भेजते रहते हो, तो 0.5 में करते हैं। ये बच्चा सकल करेगा बेटा। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, एक बारी मुझे इस डायग्राम से देख के बताओ कि ये बेटा क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है। और सारे लैक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन हुए होते हैं बेटा? सारे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हुए थे थ्रू निपल्स। और ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट पीछे की तरफ मैमरी डक्ट्स होंगे, मैमरी टिब्यूल्स होंगे, एल्वियोलाई होंगे। जैसे ही बच्चा सकल करता है ना बेटा, तो न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगी। अब देखो ये न्यूरॉन लेके जा रही है इंफॉर्मेशन मदर के हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी रिलीज करता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन के साथ साथ में बेटा रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन एल्वियोलाई से कहता है तुम मिल्क बनाओ, और ऑक्सीटोसिन कहता है तुम मिल्क को रिलीज करो। अब देखो इसको जूम करके एक बार पॉज कर रही हूं। अरे पॉज हो जा भाई बेटा, क्या बेहतरीन बेहतरीन है। देखो ये अभी जूम करके दिखाएंगे। ये सारे एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के एक सेकेंड वाओ, तुम्हें ये जाल दिख रहा है बेटा? ये जाल, ये पिंक कलर का जो जाल दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में मायो एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये सारे बेटा मायो एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं, और इसके अंदर जो लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ना, वो सारे एल्वियोलाई है, वो सारा एल्वियोलाई है। एक बार देखना, ये देखो ऑक्सीटोसिन इस पर एक्ट कर रहा है, मायो एपिथेलियल सेल्स। देखो मायो एपिथेलियल सेल्स पिचका तो मिल्क बाहर आ रहा है। मिल्क कहां से बाहर आ रहा है? मिल्क अंदर बना था ना यार, अभी अंदर देखो। वाओ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है भाई। ये पॉज कर रही हूं। ये देखो ये क्या है बेटा? ये सारे आपके एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स हैं। एल्वियोलाई के सारे एपिथेलियल सेल्स हैं,
और इस एपिथेलियल सेल्स पर आपका प्रोलैक्टिन काम करता है। प्रोलैक्टिन जब इस पे काम करता है तो प्रोलैक्टिन इससे मिल्क बनवा रहा है, तो ये अंदर तो मिल्क बना रहा है और बाहर कौन है बेटा, बाहर वो मायो एपिथेलियल सेल्स पर ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है और ऑक्सीटोसिन उसको पिचकाएगा। देखो अभी, अब देखो तुम, ये मिल्क बना, वाओ, है ना, कैसे देखो मिल्क बाहर आ रहा है, ये देखो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर आ रहा है। इजंट इट सो ब्यूटिफुल यार, है ना, क्या प्यारा एनिमेशन है यार। जिन्होंने भी एनिमेशन बनाई है बहुत अच्छी एनिमेशन बनाई है, बहुत यूजफुल है। आई होप कि इतनी जो आप लोगों को बेटा चीजें समझाई दिखाई, एफर्ट्स किए जाते हैं और फिर बेटा आपको प्रूफ भी करना पड़ता है कि भाई, हालांकि बेटा देखो पढ़े हुए बच्चे जब आते हैं और जब वो बताते हैं कि मैम क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में, हाँ कभी कभार वैसी स्थिति नहीं होती है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करो तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो पढ़ने वाला बच्चा बेटा कर ही लेता है, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई नोट्स में से आया है कि नहीं आया है ना। यू शुड बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग, इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेटा। आई होप कि तुम्हें सारी चीजें रिवाइज हो गई है। मैं एक बारी फिर भी चाहती हूं कि मैं ये वाला पार्ट आप लोगों को रिवाइज करा दूं एक बारी, बाकी सारी चीजें तो तुम्हें आ गई है, बट एक बारी मैं खुद की तसल्ली के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ये वाला पार्ट जो 11वीं और 12वीं का रिलेटेड है एक बार ये रिवाइज करा देती हूँ, बाकी तो तुम्हें आ ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। देखो कल हम oogenesis का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आई थिंक 1 क्लास इज इनफ, देखेंगे वो कल की बात कल करेंगे। और उपेश सर से मुझे एक क्लास लेनी थी, नालायको तुमने मुझे कभी याद ही नहीं दिलाया कि मैंने मेरी वो एक क्लास सर ने ली थी, मुझे लेनी थी सर को, सर से क्लास वापस, और मैं सर से क्लास वापस ही नहीं ले पाई। हाँ अभी मैं बताती हूँ सर को क्लास के बाद ना कि सर आपने धोखा किया है, क्लास भी वापस नहीं की है, अभी बताती हूँ। देखो मैंने एक चीज क्या बोली थी बेटा, आपके पास हाइपोथैलेमस होता है और आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है आपका बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ 2 हार्मोन्स को बेटा स्टोर करता है जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ते हो एक्चुअल में वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम में या तो बेटा रिलीजिंग या तो इनहिबिटिंग नाम लगा होता है, जैसे यहां पे तुम देख पा रहे हो 2 क्लास ना, हाँ वही तो 2 क्लास, रुको रुको अभी लूंगी मैं सर से दोनों क्लासेस वापस, हाँ अभी तुम वेट करो, मैं अभी सर से क्लास वापस लूंगी। देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। जो नॉर्मल लाइफ होती है ना बेटा, नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है। नॉर्मल लाइफ में अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होगा तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के, बेटा एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लो यार, वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है मैम तो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, मिल्क थोड़ी बन रहा है बेटा। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है मैम तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। अब मैम ये जो प्रोलैक्टिन है ना, इसके 2 फंक्शंस होते हैं, ये मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करा सकता है, यानी कि इसका मैमोट्रोफिक इफेक्ट भी होता है, और मैम इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि मिल्क की सिंथेसिस भी ये करा सकता है। बट मैम जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये अपना केवल मैमोट्रोफिक इफेक्ट ही दिखा पाता है, यानी मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ। प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टोजेनिक इफेक्ट इसका नहीं दिखता, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरॉन इसके लैक्टोजेनिक इफेक्ट को इनहिबिट करके रखता है। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया तो ये लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी अपना दिखाएगा और मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स मायोएपिथेलियल सेल्स पर होते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स एल्वियोलाई पे होते हैं। डन, ठीक है ना, डन एवरीबॉडी, यस। नहीं आज कॉल नहीं होगा बेटा, कल कॉल होगा, अगर होगा तो बेटा आज पढ़ना है बेटा। आज ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में आप लोगों से बात हुई ना, मैंने आप लोगों के लिए करवाया वो, क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी था बच्चे से इंटरेक्शन, बट मेरे भी तो बेटा टाइम के बारे में सोचा करो ना यार, मुझे भी तो पढ़ाना है। अब सुनो यहाँ पे oogenesis का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके जाती हूँ। अब इस बच्चे से बात हुई तो आपने सुना क्लास में ध्यान से, क्लास के क्वेश्चंस बेटा, टॉपिक कई बार हम बोलते हैं बेटा इसको ध्यान से सुन, वो पेपर में आ जाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक। एक चीज आपको मुझसे प्रॉमिस करनी है कि आज जो चीजें आपने पढ़ी है आप घर जाके उससे बेटा बेहतरीन तरीके से रिवाइज करोगे। कोई भी चीज कल के लिए नहीं छोड़ना है बेटा। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हो, जितनी कंसेप्चुअल चीजें समझते जा रहे हो, द मोर टाइम यू विल गिव। बच्चे ने भी बताया, मैं भी तुम्हें बता रही हूं, बायोलॉजी को लाइटली मत लेना बेटा, वरना एग्जाम में इस बार भी तुम देखोगे कि बायोलॉजी ही वो सेक्शन होता है। कह रहा था कि मैम जब मेरे क्वेश्चंस, उसने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, कहता मैम जब मेरे क्वेश्चंस बने नहीं ना, जो कि सबके साथ हुआ होगा बेटा, किसी का दोष नहीं है इसमें, है ना। तो उसने कहा कि मैम, फिर मैंने सोचा कि हाय राम, अभी तो बायोलॉजी ही नैया बचाएगी मेरी। तो ऐसा होता है कई, तो इसीलिए उसकी नैया तभी बच सकती है जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो। तो अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर तुम टेलीग्राम पे नहीं भी हो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास में आके तो रिवाइज कराती ही हूं, बट अगर तुम हो तो मैं रात में 5 मिनट के अंदर जो भी हम क्लास में डेली पढ़ते हैं उसको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। नहीं हो तो डेली तो आके हम रिवाइज करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो oogenesis का टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है। अगेन बेटा बहुत कंसेप्चुअल है, तो कल हमें बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें स्टार्ट करनी है, तो पीछे कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट करके आना है और डेली क्लास में आना है। oogenesis आज स्टार्ट नहीं हो पाया कल, और अगर कंटिन्यू होगा तो अगली क्लास में कंटिन्यू होगा विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि दोनों टॉपिक थोड़े से इंटरकनेक्टेड है एंड बोथ द टॉपिक्स आर वंडरफुल बेटा। कंसेप्चुअली मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना। यस तो मेरे प्यारे सपोलो, oogenesis का मतलब क्या था, कुछ इंट्रोडक्शन तो देके जाती हूँ बेटा, कम से कम आज टॉपिक लिखा था तो थोड़ा तो बेटा लेके जाते हैं इंट्रोडक्शन। तो मतलब क्या है मैम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है ना। यस अच्छा, एक चीज और बेटा, oogenesis के बारे में हम ये भी कह सकते हैं दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। क्या हमने पहली क्लास में ही ये चीज कही थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैम प्यूबर्टी पे चालू होता है, लेकिन oogenesis तो मैम फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही चालू हो जाता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग इवन इन ओल्डर मेन कंटिन्यू होता है, बट मैम इट स्टॉप्स एट मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मैम पीरियड्स रुक जाते हैं उसे मेनोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में पता है बेटा हमें क्या पढ़ना है, कल की क्लास में हमें oogenesis ना स्पर्मेटो, देखो oogenesis बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्चुअल है। इफ यू लव कंसेप्ट्स ना यू विल लव oogenesis। और मैं तुम्हें बता रही हूं, कल जब तुम इस टॉपिक को पढ़ोगे, तुम अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स, अगर बाई चांस, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि वो हमसे नहीं पढ़ रहा है, बट अगर नहीं पढ़ रहा है तुम उनको समझा पाओगे, हम ऐसे कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाएंगे। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक बेटा। और आज मैं अभी कुछ शुरू भी नहीं कर पाऊंगी, हाँ लिखना तो है ही बेटा, ऑफकोर्स ऐसे ही थोड़ी लिखा था, तो क्या बोलते हैं, तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से जैसे खटखट नहीं है। oogenesis ना बेटा फीमेल की बॉडी में फीटल लाइफ से चालू हो गए, जब वो मम्मी के यूट्रस में थी, और तब से लेके आगे तक क्या क्या हुआ। इस बार भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, बहुत इजी पर बड़ा कंसेप्चुअल था, और 2023 में भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, जो मैं तुम्हें दोनों करवाऊंगी, लेकिन जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो, ठीक है ना। आज यहीं तक रखते हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग क्लास में आए। जो बच्चा क्लास में आया था, ऐसे बेटा आप भी क्लास में आ सकते हैं। मॉड्यूल का कुछ होमवर्क दिया हुआ है, इसमें आई थिंक oogenesis के क्वेश्चन है, तो तुम आज मत अटेम्प्ट करना, इसमें oogenesis के क्वेश्चन है बेटा। तो oogenesis तो आज किया ही नहीं है, तो ये कल हम आपको होमवर्क दे देंगे सेम चीज, तो कल आप कर लेना, ठीक है। तो बस आज हम यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो समाप्ति मैम जूलॉजी, और ये वाली फोटो आएगी बेटा, मैं फोटो चेंज कर लूंगी, वैसे स्कैन करके कर लेना। और टाटा बाय बाय करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन टॉपिक थोड़े से कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको लेक्चर कैसा लगा। और बेटा चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम्हें बेटा कंसेप्चुअली चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो गाना कौन सा सुनाया जाए, गाना ही तो बेटा समझ नहीं आता है। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसी बेरहा की रुत मैंने काटे, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलने को, अनामिका तू भीतर से। মনে পড়ে রবি রায়, মনে পড়ে রবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। আজ হায় রবি রায়, ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ते रहना। और मैं सारे पेरेंट्स का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं, और आप कहीं ना कहीं आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि मैम आप बच्चों को ऐसे बोलते हैं, हम आपका गाना सुनते हैं या मोटिवेशन सुनते हैं, बट गाना हम सिर्फ 2 मिनट का गाते हैं। और हमेशा हमेशा मैं गाना गाती रहूंगी, चाहे कोई बेटा यूट्यूब पे या कहीं पे भी कितना भी हेट दे, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 मिनट आपके लिए बहुत सुकून के होते हैं। मैं अपने आप को बहुत सुरीला तो सिंगर नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये चीज समझ गई हूँ इतने सालों में कि ये जो 2 मिनट का गाना मैं आप लोगों के लिए गाती हूँ, ये आप लोगों के 4 घंटे जो आप क्लासेस करते हैं उसके लिए थोड़ा सा तो रिलैक्सिंग बेटा कहीं ना कहीं होता होगा। लव यू ऑल बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।